नेपाल की कहानी ऐसी है जो हर किसी का ध्यान खींच लेती है। 17 साल में 13 सरकारें बदल चुकी हैं और अब वहां से एक हैरान करने वाली आवाज उठ रही है, हमें हमारा राजा वापस चाहिए। जी हाँ, जिस देश ने 2008 में 440 साल पुरानी राजशाही को अलविदा कहा था, वहां आज फिर से राजा की वापसी की मांग तेज हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सचमुच राजशाही नेपाल की सारी मुश्किलों का हल है? और भारत इस पूरे ड्रामे को कैसे देख रहा है? चलिए इनके सारे पहलुओं समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ केवल समाचार नहीं बल्कि उसके पीछे के सारे पहलुओं को भी समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेपाल की सियासी अस्थिरता की। 2008 में राजशाही खत्म हुई और नेपाल ने लोकतंत्र का रास्ता चुना। लेकिन ये लोकतंत्र ऐसा निकला जैसे बिना स्टीयरिंग की गाड़ी, हर कदम पर लड़खड़ाती रही। 17 साल, 13 सरकारें, यानी हर 1.5 साल में नया तमाशा। कभी प्रचंड, कभी ओली, कभी देवबा। नेता बदलते रहे, लेकिन जनता की तकलीफें वही रहीं। महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और भ्रष्टाचार ने तो जैसे जड़ें जमा ली हैं। ऐसे में कुछ लोग कहते हैं, जब राजा ज्ञानेंद्र सत्ता में थे तब कम से कम स्थिरता तो थी। ये मांग नई नहीं है। 2021 में काठमांडू की सड़कों पर हजारों लोग चिल्ला रहे थे, हमें राजा चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए। ये सिर्फ सियासत की बात नहीं, बल्कि दिल से जुड़ा मसला भी है। नेपाल की पहचान सदियों से हिंदू राष्ट्र और राजशाही से बंधी रही। 2008 में जब इसे धर्मनिरपेक्ष बनाया गया तो कई लोगों को लगा कि उनकी जड़ें ही उखाड़ दी गई। आज भी 80% से ज्यादा नेपाली हिंदू हैं और राजा को विष्णु का अवतार मानने का चलन अभी पूरी तरह गया नहीं। लेकिन क्या ये सिर्फ भावनाओं का ज्वार है या इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है? यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। कुछ जानकार कहते हैं कि राजशाही की वापसी का मुद्दा सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं, इसके तार भारत और चीन से भी जुड़े हैं। नेपाल भारत का करीबी पड़ोसी है और भारत चाहता है कि वहां ऐसी सरकार हो जो स्थिर हो और उसके हितों को आगे बढ़ाए। लेकिन हाल के सालों में नेपाल का झुकाव चीन की तरफ बढ़ा है। बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट से लेकर चीनी निवेश तक बीजिंग का दबदबा साफ दिखता है। तो क्या भारत के लिए राजशाही की वापसी एक ट्रम्प कार्ड हो सकती है? चलिए इस पर थोड़ा गौर करते हैं। इतिहास में जाएं तो 2001 का नारायण हेटी नरसंहार याद आता है, जब राजा वीरेंद्र और उनका पूरा परिवार मारा गया। भारत ने इस पर गहरा दुख जताया था। वीरेंद्र भारत के दोस्त थे। उनके बाद आए ज्ञानेंद्र का दौर विवादों में रहा, लेकिन भारत ने कभी खुलकर राजशाही का विरोध नहीं किया। आज जब नेपाल में अस्थिरता चरम पर है तो कुछ भारतीय नीति निर्माता सोचते हैं कि शायद एक मजबूत सत्ता जैसे राजशाही नेपाल को संभाल सकती है और चीन के प्रभाव को भी काट सकती है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। नेपाल की नई पीढ़ी, जो अब आबादी का बड़ा हिस्सा है, राजशाही को पुराने जमाने की चीज मानती है। उनके लिए लोकतंत्र ही भविष्य है, भले ही वो अभी ठीक से चल ना पा रहा हो। दूसरी तरफ राजा ज्ञानेंद्र 77 साल के हो चुके हैं। वो कहते हैं कि जनता चाहेगी तो वो लौट आएंगे। लेकिन क्या वो आज के नेपाल को संभाल पाएंगे? और क्या भारत सचमुच उनकी वापसी का साथ देगा या ये बस एक कूटनीतिक दांव है? अब एक मजेदार रहस्य पर आते हैं। नेपाल का वो कथित खजाना। सुना है कि पशुपतिनाथ मंदिर में एक गुप्त खजाना छिपा है जो राजशाही के दिनों से जुड़ा है। लोग कहते हैं कि अगर राजा लौटे तो ये खजाना नेपाल की टूटी अर्थव्यवस्था को संभाल सकता है। सच या अफवाह कोई नहीं जानता, लेकिन नेपालियों के बीच ये चर्चा जोरों पर है। सोचिए, अगर ये सच हुआ तो क्या गजब की कहानी बनेगी। तो क्या नेपाल सचमुच राजशाही की राह पर चलेगा या ये बस एक भावनात्मक लहर है जो वक्त के साथ थम जाएगी? भारत के लिए ये सवाल बड़ा है, क्योंकि नेपाल सिर्फ पड़ोसी नहीं बल्कि रणनीतिक दोस्त भी है। अगर राजा लौटे तो क्या भारत नेपाल के रिश्ते फिर से चमक उठेंगे या ये नई मुसीबत खड़ी करेगा? सच तो ये है कि नेपाल का भविष्य अभी कोहरे में छिपा है। जनता का गुस्सा, नेताओं की नाकामी और बाहरी ताकतों का खेल, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी बुन रहे हैं जिसका क्लाइमैक्स अभी दूर है। आप क्या सोचते हैं? राजशाही नेपाल को बचा सकती है या ये एक और गलती होगी? अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि इस कहानी का अगला पन्ना शायद आपके विचारों से ही लिखा जाए।